करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से YouTube चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पूरे फिजिक्स के ऐसे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज के इस वीडियो में साथियों मैं आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा ना, जो कि बोर्ड पेपर 2026 में भाई एकदम ऐसे मिलते हुए आएंगे। तो यहां पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना दर्शाइए। जबकि बिंब जो है, अगर हम बिंब को यानी वस्तु को, बिंब मतलब क्या होता है वस्तु, अगर वस्तु को अनंत पर हो और अगर वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो। और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर 2025 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन 2017 में, 18 में, 19 में, 23 में, 24 में, 25 में लगातार पूछे जा रहे हैं। हालांकि यहां पर या तो दर्पण बदल दे रहा है या तो वस्तु की स्थिति बदल दे रही है। चूंकि ये यहां पर उत्तल दर्पण दे रखा है, लेकिन 2024 में जब ये क्वेश्चन आया था साथियों, तो यहां पर उत्तल दर्पण ना देकर के अवतल दर्पण दे रखा था। हालांकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा और आपके बोर्ड पेपर 2026 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें केवल कह रखा है कि किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना को दर्शाइए। मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा उत्तल दर्पण से, अगर वस्तु को यहां पर रखें और अगर वस्तु को यहां पर रखें तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझ लीजिए। पहला यहां पर मैं हल लिखने जा रहा हूं, ठीक है। हमसे कह रखा पहले में, ए वाले में क्या कह रखा है, कह रखा कि अनंत पर हो। अच्छा, वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। इसका मतलब जब अगर वस्तु अनंत पर होगा उत्तल दर्पण के सामने, तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। और यहां पर दूसरा ये कह रहा है, बी वाला क्या कह रहा है, यानी दर्पण के ध्रुव, दर्पण के क्या है ध्रुव और अनंत के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो यहां पर इसको भी लिख देता हूं, क्या है, दर्पण के ध्रुव व अनंत के बीच। अब यहां पर मैंने दोनों लिख लिया। अब मैं यहां पर पहले इसको बनाऊंगा, उसके बाद इसका चित्र बनाऊंगा। केवल और केवल किरण आरेख बना देना और कुछ नहीं करना है। यहां पर पहले क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए भाई, मेरा कहना आप इस बात को मान लीजिएगा, आप जब भी पेपर में क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो साथियों, पहले सबसे पहली बात उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के मात्र से ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण, इस दर्पण को ध्यान में रखिएगा, हमें दे रखा है दर्पण उत्तल। हालांकि यहां पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे होते जल्दी बजे पढ़ते जाते हैं और यहां पर उत्तल दर्पण की बजाय अवतल दर्पण करके चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैंने हाँ भाई करके आया हूं, सही, क्या दिक्कत है। लेकिन जब नंबर करता है तब उनको एहसास होता है। क्या लिखा है, किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना दर्शाइए जब बिंब मतलब क्या होता है वस्तु, बिंब मतलब होता है वस्तु, अनंत पर अगर वस्तु को हम रख रहे हैं तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, और दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में अगर हम वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब बताने जा रहा हूं आपको किरण आरेख। अच्छा, उत्तल दर्पण कैसा होता है, देखिए उत्तल दर्पण जो होता है उसका उभरा हुआ तल जो होता है वो पालिश, मतलब इसके उभरा हुआ तल जो होता है वो चिकना होता है और धंसे हुए तल पर पालिश होती है, किसके, उत्तल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण जो होता है वो ठीक इसका अपोजिट होता है, उभरे हुए तल पर पालिश होती है और धंसा हुआ तल प्रवर्तक होता है। लेकिन हमें कह रखा है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का हम बनाएंगे, ये इसका क्या है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यह इसका मिड पॉइंट है, यानी दर्पण का ध्रुव जो होता है इसे पी से लिखते हैं। अच्छा, ये इस दर्पण का क्या है, फोकस है एफ, और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या आर है। लेकिन इसको हम आर से नहीं लिखते हैं, इसको हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं किससे लिखता हूं, सी से लिखता हूं। बताइए आपको यह बातें समझ में आई या नहीं। अगर हमें कह दे कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे आर से लिखा जाता है। हालांकि यहां पर आर आप नहीं लिख करके आएंगे, ध्यान समझ लीजिएगा। मैंने तो आपको देखा कि आप गलत कर सकते हैं या नहीं। देखिए यहां पर ये क्या है, दर्पण का ध्रुव पी है, और ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, फोकस है इसका, और ये क्या है, वक्रता
केंद्र है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा कि अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है भाई, अगर हमें रखने के लिए वस्तु को कहां पर कह रहा है, हमें वस्तु को रखने के लिए कह रहा है अनंत पर। ठीक है, वस्तु को हम यहां पर रख देंगे, वस्तु को हम यहां पर रख देंगे, यह वस्तु है, वस्तु है। अच्छा, अब इस वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी, इस वस्तु को थोड़ा सा छोटा बना देते हैं ताकि हमारी प्रकाश की किरणें आराम से इससे जा सके। ये हमने वस्तु बना दिया। अच्छा, अब इस वस्तु से प्रकाश की किरण जाएगी, मैंने हर एक बातों को लिख दिया यहां पर। इस वस्तु से प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण चली, ये प्रकाश की किरण चली। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। लेकिन क्या यह डायरेक्ट फोकस से चली जाएगी, नहीं, ये प्रकाश की किरण जो होगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये ऐसे प्रकाश की किरण चली जाएगी। लेकिन यहां से देखने में प्रतीत होगा, मतलब अगर इसके ऊपर से हम देखेंगे यहां से, तो हमें यहां से देखने में प्रतीत होगा कि प्रकाश की किरण यहां कहीं पीछे से आ रही है। इसका मतलब इसको हम डॉट फॉर्म में पीछे की ओर बढ़ा देंगे, ये प्रकाश की किरण आई। बताइए आपको यहां तक की बातें समझ में आया या नहीं। मैंने क्या बताया कि अनंत पर कोई भी वस्तु रखी है, अनंत पर वस्तु रखी है तो प्रकाश की किरण इससे चली। अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह फोकस से जाएगी, यह नियम होता है। मैंने आपको दर्पण के प्रतिबिंब 3 नियम बताए थे। अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर फोकस से आएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और अगर सेंटर से जाएगी तो सेंटर को आएगी। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी प्रकाश की किरण हम इसके नीचे से गुजारते हैं। देखिए ध्यान से हर एक बात को समझ लीजिए, यह दूसरी प्रकाश की किरण यहां से आई। अच्छा, अब यह भी प्रकाश की किरण जो होगी यह फैल जाएगी, इधर की ओर चली जाएगी, पीछे की ओर। लेकिन यहां से देखने प्रतीत होगा कि यह प्रकाश की किरण कहीं यहां पीछे से आ रही है। तो दोनों प्रकाश की किरणें कहां पर मिल रही हैं, दोनों प्रकाश की किरणें यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं, यहीं पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। बताइए आपको यह बातें समझ में आई या नहीं। मैंने एकदम डिटेल में आपको बता दिया, बना करके ग्राफिक्स के साथ आपको एकदम तरीके से। बताइए आपको यह बातें समझ में आई या नहीं। हमें क्या रखा था कि जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु को हमने अनंत पर रखा, अनंत से प्रकाश की किरण चली, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से जाती है। ठीक है, और यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है तो यह फोकस से डायरेक्ट नहीं जा रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो दूसरी प्रकाश की किरण नीचे से हमने गुजारा, ये भी प्रकाश की किरण इधर चली गई, और यहां से देखने प्रतीत हो रहा था कि प्रकाश की किरण यहां कहीं पीछे से आ रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब यहीं पर ही बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और एक बात आप यहां पर समझ लीजिए कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मतलब कोई भी अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में भी यही होता है। लेकिन उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के 2 ही नियम होते हैं। एक वस्तु को अगर हम अनंत पर रख दें, एक वस्तु को हम अनंत और अगर ध्रुव के बीच में रख दें, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, यही बात ये वाला कह रहा है। और उत्तल दर्पण के 2 ही प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए। अब दूसरी बात कह रहा कि अगर दर्पण के ध्रुव, यानी जो दर्पण का ध्रुव है ये, और अनंत जहां पर मैंने इस वस्तु को रखा, इसके बीच में कहीं पर वस्तु को रखें, मतलब अनंत पर नहीं रखना है हमें, ध्रुव और अनंत के बीच में हमें कहीं पर भी अगर वस्तु को रख देंगे तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, यह हमें बताना है। दर्पण हमें कौन सा क्या रखा, उत्तल दर्पण, तो बनाएंगे उत्तल दर्पण। यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की एक खास बात होती है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, यह है उत्तल दर्पण, जिसके धंसे हुए तल पर पालिश होती है। यह इसका मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है, फोकस F, वक्रता के केंद्र C है। अच्छा, अब यहां पर हमसे एक बात कह रहा है कि अगर हम वस्तु को अनंत पर नहीं रखना है, हमें वस्तु को अनंत पर नहीं रखना है, हमें दर्पण के ध्रुव P और अनंत के बीच में कहीं पर भी अगर वस्तु को रख देंगे तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इस बात को हमें बताना है। तो हमें वस्तु को यहां पर नहीं रखना है, ना तो इसके ध्रुव पर रखना है, हमें वस्तु को यहां इसके बीच में कहीं पर भी, चाहे यहां पर रख दीजिए, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, कहीं पर रख दीजिए, लेकिन यहां पर अनंत पर मत रखिए। मैं वस्तु को यहां पर रख दे रहा हूं, यहां पर मैंने वस्तु को रख दिया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वस्तु को हमने यहां पर रख दिया।
ठीक है, अब मैंने इससे प्रकाश की किरण चली, ये प्रकाश की किरण चल रही है, ये प्रकाश की किरण आई, और देख लेना प्रतिबिंब जो है ध्रुव P और इसके फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये नियम है। अगर हम उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने अगर अनंत और ध्रुव के बीच में हम कहीं पर भी वस्तु को अगर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, ये नियम कहता है। ये प्रकाश की किरण थोड़ा टेढ़ी होगी भाई, इसको सीधा बना देते हैं, ठीक है, ये प्रकाश की किरण गई। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से जाएगी, लेकिन यहां डायरेक्ट फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। बताइए आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अब देखिए दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी इसके हम वक्रता केंद्र से डायरेक्ट गुजार देंगे। कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगी प्रकाश की किरण, ये थोड़ा टेढ़ी हो गई भाई लाइन, इसको सीधा कर लीजिए। आप जब पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे तो यह बहुत अच्छी तरीके से बनेगा, ठीक है। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहां तक की प्रकाश की किरण को डॉट नहीं रखेंगे, यहां तक की प्रकाश की किरण को हम गाढ़ा रखेंगे, उसके बाद इधर वाले प्रकाश की किरण को हम डॉटेड बनाएंगे, ठीक है। यहां पर दोनों प्रकाश की किरणें काट रही हैं और यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। आपको यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं। हमेशा प्रतिबिंब जो होगा कभी भी फोकस पर नहीं बन सकता अगर हमने अनंत के पहले, मतलब हमें दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में अगर हम प्रतिबिंब को कहीं पर भी रख देंगे तो ध्रुव P और फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। आपको बताइए यह बातें समझ में आई या नहीं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर 2026 के लिए भी। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक बार रिवाइज करना हो, जो ध्यान समझ लीजिए। कह रहा है कि जब वस्तु अनंत पर हो, मैंने वस्तु को अनंत पर रखा, प्रकाश की किरण चली, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से जाती है, दोनों प्रकाश की किरणें फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, इसका मतलब प्रतिबिंब इसका फोकस पर बनेगा। लेकिन यहां पर कह रहा था कि दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो एक हमारा नियम होता है उत्तल दर्पण का, अगर हम दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु को कहीं पर भी रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो P, यानी दर्पण के ध्रुव P और फोकस के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, कहीं पर भी बन सकता है, यहां से यहां तक के बीच में कहीं पर भी बन सकता है। प्रतिबिंब यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी बन सकता है। इसका मतलब इसके बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, कहीं पर भी बनेगा। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मैं अब करने जा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। अब साथियों इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बोर्ड पेपर 2025 में पूछा गया था, और इस तरीके का क्वेश्चन भाई आपके बोर्ड पेपर 2026 में जरूर पूछा जाएगा। यहां पर केवल अंक बदल सकता है लेकिन पूछने का तरीका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट भी यही रहेगा। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, ये भाई लेंस लिखा है, क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का जो है वो 3 गुना आवर्धित और उल्टा, आवर्धित मतलब क्या होता है, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, और उल्टा प्रतिबिंब जो है बनाता है, जबकि वस्तु जो होता है इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु की दूरी हमें दे रखा है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर है उत्तल लेंस, तो लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, दिया है। अच्छा, हमें क्या क्या बात इस क्वेश्चन में दे रखा है ये लिखना बहुत जरूरी होता है। हमें कह रखा कि मैं लेंस लिया हूं उत्तल लेंस, तो यहां पर लिख लेता हूं क्या है, उत्तल लेंस। अब भाई देखिए यहां पर उत्तल लेंस लिखने का एक बेनिफिट यह है कि आप जैसे ही यहां पर उत्तल लेंस लिख देंगे, आप उत्तल लेंस में जितने भी नियम होते हैं वो चीजें यहां पर फॉलो कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स लगाते समय। कैसे, देखिए अब आप जैसे उत्तल लेंस लिख लिए, उत्तल लेंस लिख लिया, तो भाई इसके बाद आप ये सोचेंगे कि हाँ उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना ये पॉजिटिव होती है, और उत्तल लेंस जो होता है वो प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका मतलब हमें उत्तल लेंस लिखने का यहां पर बेनिफिट ये हो रहा है कि हमें न्यूमेरिकल्स गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और साथियों आज के इस वीडियो में मैं पूरे जितने हमारे फिजिक्स में क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है कि 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, इसका मतलब आवर्धन ये दे रखा है। क्या दे रखा है, आवर्धन। आवर्धन।
आवर्धन यम बराबर हमें क्या दे रखा है, आवर्धन यम बराबर दे रखा है 3। अब आप यहां पर आवर्धन को पॉजिटिव लिखेंगे या निगेटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर आवर्धन निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर क्या रखा है, उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, इसका मतलब आवर्धन निगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है कि जबकि वस्तु जो होता है वो लेंस से, इससे मतलब क्या है, लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इसका मतलब हमें u बराबर कितना दे रखा है, 15, और वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होती है। अब यहां पर कह रहा है कि तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या मैं इन दोनों चीजों से ही फोकस दूरी ज्ञात कर लूंगा? हाँ भाई, अभी देखिए कैसे। तो यहां पर अब आप लिखेंगे हल। हमें कह रहा है कि फोकस दूरी, यहां पर पहले मैं लिख देता हूं, फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। उसके बाद मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा हल। यह एक लिखने का बेहतर तरीका है भाई आपके बोर्ड पेपर में। अच्छा, यहां पर आपने हल लिखा तो आप लिखेंगे चूंकि आवर्धन m इज इक्वल टू बराबर दे रखा है -3, तो हम जानते हैं कि जो m बराबर होता है वो b बटे में u होता है। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v बटे में u। तो हम यहां पर इस वैल्यू को m बराबर कितना है, -3, तो यहां पर लिख देंगे -3 इज इक्वल टू बराबर v की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो हम v की वैल्यू रख देंगे, लेकिन u की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, u की वैल्यू -15। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 15 का 3 में गुणा करेंगे। तो उसके आगे मैं यहां पर करने जा रहा हूं, हम यहां पर करेंगे तिर्यक गुणा। ठीक है, v इज इक्वल टू इस -15 का -3 में गुणा करेंगे, 15 3 45 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है 45 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई, 45 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव आई। अच्छा, अब हमें क्या कह रहा है, अब हमें कह रहा है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब भाई हम फोकस दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फोकस दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं लेंस सूत्र से। तो यहां पर मैं करने जा रहा हूं, लेंस सूत्र लगाने जा रहा हूं। क्या है, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या कहता है, लेंस सूत्र यह कहता है कि 1/f बराबर 1/v और प्लस का 1/u। क्या यह लेंस सूत्र सही है या नहीं, यह लेंस सूत्र सही है या नहीं, नहीं, यह लेंस सूत्र गलत है, क्योंकि यह हमने लिख दिया दर्पण सूत्र। अगर हमें लेंस सूत्र बनाना है तो इस प्लस वाले को हटाएंगे और यहां पर माइनस चिपका देंगे, यह लेंस का सूत्र हो गया। गलतियां आपको मैं कर करके बता रहा हूं ताकि आपका गलती पेपर में ना हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/f, क्योंकि हमें फोकस दूरी निकालनी है, और 1/v की वैल्यू तो हमें दे रखी है, हमने चूंकि अभी निकाला 45। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख दिया माइनस, और 1/u की वैल्यू कितना है, -15। इसका मतलब ये भी लिख दिया -15। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1/f इज इक्वल टू बराबर हो गया 1/45। ठीक है, और ये माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 में हो गया 15। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इन दोनों का 45 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू बराबर होता है 15 और 45 का एलसीएम जो होता है वो 45 ही होता है। 45 हो गया। अब 45 से 45 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 में, और 1 का गुणा हम 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 15 का भाग देंगे 45 में, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4, और 4 का गुणा हम f में करेंगे, चूंकि यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 4f इज इक्वल टू बराबर कितना हो गया, 45 के। और यहां पर 4 गुणा कर रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे, ये 4 गुणा कर रहा है, इसको इधर ले आएंगे नीचे, तो ये क्या करेगा, भाग करेगा। इसका मतलब f इज इक्वल टू बराबर हो गया 45/4, और f की वैल्यू कितनी निकल कर आई, अब 4 से भाग देंगे, 4 का 1 में भाग दिया, कितना हो जाएगा, 4 अकन्नम 4, एक बार में गया। अब इस 4 का गुणा भाग 5 में देंगे, कितना हो जाएगा, 4 अकन्नम 4। अब कितना बचा, 1 बचा है, यहां पर मैंने दशमलव बढ़ाया और 0 उतारा, कितनी बार ले गया, 2 बार ले गया। अब चाहे आप इसी पर छोड़ सकते हैं। फोकस दूरी कितनी निकल कर आई, 11.2 सेंटीमीटर निकल करके आई। बताइए आपको यह बातें समझ में आई या नहीं। मैंने एकदम डिटेल के साथ और बहुत आराम से आपको बताया है, यह क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे, अतः उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वह 11.2 सेंटीमीटर है। यहां पर आप लिख सकते हैं इसके नीचे
मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप इसके नीचे लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 11.2 सेंटीमीटर है। बस यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मैं अब करने चला हूं अगला क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर 2019 में, 23 में, 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि इससे बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, लेकिन यहां पर अंक बदल दिया है, ठीक है, और यहां पर निकट दृष्टि दोष की जगह दूर दृष्टि दोष कर दिया। लेकिन यह क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष, अब इसको अंडरलाइन कर देते हैं, निकट दृष्टि दोष को, ठीक है। कह रखा कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है 20 सेंटीमीटर दूर स्थित एक पुस्तक है, मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है या पुस्तक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और उसको जो है वो स्पष्ट पढ़ सकता है। अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है तो उसको वह स्पष्ट पढ़ सकता है। लेकिन अब यहां पर कह रहा है कि अगर पुस्तक को हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस जो है अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहां पर ध्यान से समझिए। कह रहा कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसका मतलब जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति पुस्तक को पढ़ रहा है उसको निकट दृष्टि दोष है उसके नेत्र में। इसका मतलब वह पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन अगर दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो वह उस वस्तु को नहीं देख पाता है। यही निकट दृष्टि दोष कहता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जो हमें दिखाई देता है वही दोष होता है। हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो हमारे नेत्र में निकट दृष्टि दोष पाया जाएगा। तो यहां पर क्या है, व्यक्ति को जो है वह पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। अब यहां पर कह रहा है कि एक व्यक्ति जो व्यक्ति है वो 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है, मतलब पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। इसका मतलब व्यक्ति के जो नेत्र का दूर बिंदु है ना वो 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित जो है वो पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में ही हर एक कॉन्सेप्ट छिपा है और ये हमारे जो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के चैप्टर का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में लॉन्ग में आते हैं और ये भाई आपके बोर्ड पेपर में 4 नंबर का आएगा। तो कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई दे रही है। कॉन्सेप्ट को समझिए, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन वस्तु अगर दूरी पर है तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति है ना उसके नेत्र का जो दूर बिंदु है 20 सेंटीमीटर है। अर्थात अगर पुस्तक को हम 20 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रख देंगे तो व्यक्ति को वह पुस्तक अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा, अब वही बात कह रहा है कि अगर हम पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके पढ़ने के लिए उसे कौन सा और कितनी फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर आप लिखेंगे क्या, ये बात मायने रखता है। तो आप यहां पर लिखेंगे हल। एक बार मैं पहले मुख से बोल करके आपको बता दे रहा हूं, अभी लिख करके साथ में बताऊंगा। तो आप यहां पर लिखेंगे क्या, निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखा रही है, ये लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे व्यक्ति के नेत्र का जो है वो दूर बिंदु 20 सेंटीमीटर है, अर्थात व्यक्ति को 20 सेंटीमीटर तक ही दिखाई देता, उससे अधिक दूरी पर रखी वस्तु को नहीं दिखाई देता है। तो आप क्या करेंगे, कह रहा है कि पुस्तक को अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके पढ़ने के लिए उसे कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा। तो आप लिखेंगे, सोचेंगे एक बात, अच्छा भाई इस व्यक्ति के लिए ना एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना होगा जिससे हम अगर किसी भी वस्तु को मान लीजिए रख देते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। ध्यान समझिए क्या कह रहा है कि इस व्यक्ति के लिए ऐसे लेंस का प्रयोग करना होगा ना जिससे अगर हम वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें और उसका प्रतिबिंब जो है हम नेत्र में कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना दें, तो व्यक्ति का जो दोष है वो दूर हो जाएगा। तो लिखते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा, तो यहां पर मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखता हूं, जो हमारे पेपर के लिए सटीक है उस बात को लिखता हूं। तो देखिए क्या है, इस व्यक्ति को ऐसे
लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्या है, इस व्यक्ति को ऐसे लेंस का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें। क्या लिखेंगे, जिससे पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, लेकिन नहीं, तथा लिख दीजिए, तथा उसका प्रतिबिंब उसका जो प्रतिबिंब है, उसका प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। अर्थात यहां पर क्या लिखूंगा, अर्थात हमने क्या करना है, हमने क्या किया अभी, हमने यही कहा कि एक व्यक्ति को ऐसे फोकस दूरी वाले लेंस का, मतलब ऐसे लेंस का प्रयोग करना चाहिए जिससे अगर हम पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें तब उसका प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमने 25 सेंटीमीटर की क्या मान लिया, हमने 25 सेंटीमीटर को हमने वस्तु की दूरी मान लिया है। इसका मतलब u इज इक्वल टू बराबर होगा -25, क्योंकि जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। अब यहां पर प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए, इसका मतलब प्रतिबिंब v इज इक्वल टू बराबर 20 सेंटीमीटर। लेकिन अब यहां पर एक दिक्कत आती है। अब बताइए प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। अब अगर आप यही इस बात को समझ गए तो जान लीजिए आपका कल्याण हो गया भाई, क्योंकि इसके बाद करने के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव ये रहेगा। अगर आपने यह बात जान लिया ना तो अब आगे बहुत सहज हो गया है, क्योंकि अब हमें लेंस सूत्र लगाना, उसके बाद हमें फोकस दूरी मिल जाएगी। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, हमने इस व्यक्ति के लेंस में, मतलब इस व्यक्ति को ऐसे लेंस का प्रयोग करना चाहिए जो व्यक्ति ये इसके है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक को रख करके पढ़ना चाहता है। चूंकि उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है तो हमने क्या किया, जिससे व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को हमने रख दें और उसका प्रतिबिंब अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना दें तब उसका जो निकट दृष्टि दोष है वो दूर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसका जो है प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होगी या निगेटिव, ये बात मैंने आपसे पूछा। अच्छा, तो यहां पर जो होगी ये दूरी निगेटिव होगी। निगेटिव क्यों होगी, क्योंकि यहां पर निकट दृष्टि दोष क्या रखा है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, बताइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा बाईं तरफ बनाता है। और अगर प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है तो वह हमेशा दूरी निगेटिव होती है। यह कॉन्सेप्ट मैंने बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र। तो आप क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। अच्छा, यहां पर जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं, अगर आप इस तरीके से पेपर में लिख करके आ जाते हैं ना भाई, तो एक नंबर भी आपके नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिखने का एक बेहतर तरीका है। तो लेंस सूत्र क्या कहता है, लेंस सूत्र कहता है कि 1/में बराबर 1/v माइनस का 1/में u। अगर यहीं पर मैं प्लस लगा दूंगा तो यह दर्पण का सूत्र हो जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और f की वैल्यू निकलकर चली आएगी। देखिए 1/में f, अब हमें v की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रतिबिंब कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 1/में माइनस का 20, और यहां पर दे रखा है माइनस, और 1/में u की वैल्यू कितना है माइनस का 25, इसका मतलब माइनस का 25। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे। 1/में f इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 1/में माइनस का 20, 1/में माइनस का 20, इस माइनस का के साथ गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 1/में 25। अच्छा, अब इसके आगे सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए अब 20 और 25 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 20 और 25 का एलसीएम जो होता है वो 100 होता है। कितना होता है, 100। अब इस 20 से 100 में हम भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 20 पंजे 100, 5 बार में जाएगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहां पर लगाएंगे प्लस को, क्योंकि बीच में लगा है प्लस। अब 25 में, मतलब 25 से 100 में भाग देंगे, कितनी बार में भाग जाएगा, 4 बार में, और 4 का गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब -5 और +4 को हम जोड़ेंगे,
लेकिन भाई ये तो घट रहा है क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो रहा है। इसका मतलब 1/f इज इक्वल टू बराबर निकल कर आया कितना, माइनस का 1 बटे में कितना है 100 है। इसका मतलब भाई यहां पर माइनस एफ हो गया। माइनस एफ कैसे हुआ, क्योंकि इस माइनस का गुणा 1 में इसके किए हैं। ठीक है भाई, अब बताइए इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे हम कर देंगे इस त्रिज्या गुणा किया है तो यहां पर हो जाएगा 100। इसका मतलब एफ की वैल्यू निकल कर आ गई माइनस का 100 सेंटीमीटर। बताइए आपको यह बातें समझ में आई या नहीं। यह क्वेश्चन बहुत सहज था, अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई। यहां पर हमें फोकस दूरी कितनी निकल कर आ गई, माइनस का 100 सेंटीमीटर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या यह वैल्यू सही है, हाँ, अगर आपको समझाना हो, अगर कोई भी मान लीजिए पूछ ले कि ये क्वेश्चन कैसे सही है, तो आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट बता सकते हैं उसको, वो इंसान तुरंत चुप मार लेगा। कैसे, अगर उसको पता होगा कॉन्सेप्ट तो। अगर आपको अगर क्वेश्चन सही दिखाना है अपना तो क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात आप देखेंगे कि हम कौन से लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब ये बात तो मैंने पहले ही बता दी, चूंकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना होता, और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव है। जैसे ही यहां पर फोकस दूरी निगेटिव आई, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब आप आगे क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि उस व्यक्ति को अपने चश्मे में 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। तो क्या लिखेंगे, तो उस व्यक्ति को अपने चश्मे में 100 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहां पर माइनस और प्लस का यूज नहीं करेंगे। तो क्या है, तो उस व्यक्ति को अपने चश्मे में 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। बताइए आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मैं अब करने जा रहा हूं अगला क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है ये वाला भाई, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी किरण आरेख खींचना है, और ये क्वेश्चन 2016 में, 17 में, 22 में, 23 में और 25 में पूछा गया है। और 25 में भाई तीन सेटों में पूछा गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। कह रहा है प्रश्न की उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित मैंने आपको बहुत बार बता चुका कि आवर्धित मतलब होता है बड़ा। आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब होता है सीधा प्रतिबिंब बनने के हमें किरण आरेख खींचना है। लेकिन अब ये उत्तल लेंस है भाई, उत्तल लेंस दो तरीके से प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बने और आभासी मतलब सीधा प्रतिबिंब बने। तो हमें वस्तु को ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर रखें कि हमें प्रतिबिंब आभासी मिल जाए, बड़ा मिल जाए और सीधा प्रतिबिंब मिले। तो भाई अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर मिलता है। ठीक है, अगर वस्तु को हम 2f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 2f2 पर मिलता है। अगर वस्तु को 2f1 पर प्रतिबिंब रखते हैं, वस्तु को यहां इसके बीच में यानी 2f1 और f1 के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में मिलता है। अगर वस्तु को मैं f1 पर रखता हूं तो प्रतिबिंब अनंत पर मिलता है। ध्यान समझिए हर एक बात को। मैंने क्या बताया, मैंने यही बताया कि अगर मैं वस्तु को f1 पर रखता हूं तो प्रतिबिंब अनंत पर मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। लेकिन अब यहां पर कह रहा है कि अगर हम वस्तु को कहां पर रखें, हमें वो स्थान नहीं मिल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बने और आभासी भी बने, मतलब बड़ा भी बने और सीधा भी बने। तो भाई वो स्थान कौन सा है। लेकिन मैंने तो अभी 2f1 तक ही तो देखा है। अब और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं वस्तु को 2f1 और प्रकाश के केंद्र के बीच में रख देता हूं, ध्यान समझिए, 2 यानी f1 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में अगर हम वस्तु को यहां कहीं पर रख देंगे तब प्रतिबिंब हमें लेंस के बाईं ओर मिलेगा, आभासी मिलेगा, सीधा मिलेगा और वस्तु से
बड़ा मिलेगा। इसका मतलब मैंने आपको उत्तल लेंस द्वारा जितने भी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं बस 2 मिनट में बता दिया। हाँ बिल्कुल बता दिया। तो यहां पर मैं वस्तु को यहां पर रखने जा रहा हूं, यहां पर मैंने वस्तु को रख दिया, ठीक है, वस्तु को यहां पर रख दिया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब ये होता है अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उसके बाद जाती कैसे है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो फोकस से जाएगी। ये बातें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। देखिए ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये क्या होगी, फोकस से जाएगी, ठीक है, फोकस से चली गई। इसको आप पटरी से जब बनाएंगे तो एकदम सीधा लाइन खींचाएगा भाई, मुझसे थोड़ा बहुत टेढ़ हो सकता है लेकिन बनाने का तरीका यही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैंने वस्तु को यहां पर रख दिया, इसका वस्तु को मान लेते हैं, मान लीजिए ये ओ वस्तु है और ये ओ डैश है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब की बार प्रकाश की किरण को कहां से गुजारे भाई, अब की बार प्रकाश की किरण को मैं इसके प्रकाशिक केंद्र से ही गुजार देता हूं। देखिए ये प्रकाश की किरण गई सीधे, अच्छा, लेकिन यहां पर प्रकाश की किरण थोड़ा सा टेढ़ा हो गया भाई, इसको मैं सीधा बना देता हूं, नहीं तो अभी प्रतिबिंब बनेगा नहीं ठीक से। इस प्रतिबिंब को ऐसा, प्रकाश की किरण ये ऐसा सीधा चला गया, ठीक है, ये प्रकाश की किरण गई ये। अच्छा, लेकिन अब यहां पर एक बात आती है, यहां पर तो प्रतिबिंब बन ही नहीं रहा, क्योंकि जब दो प्रकाश की किरणें मिलती हैं तभी तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहां पर मुझे तो नहीं दिखा रहे दो प्रकाश की किरणें मिल रही हैं। अच्छा भाई, इसका मतलब मैं अगर इन दोनों प्रकाश की किरणों को आगे की ओर बढ़ाऊंगा, किस तरफ, आगे की ओर बढ़ाऊंगा, तब ये प्रकाश की किरणें कहीं पर जाकर के मिलेंगी। ये प्रकाश की किरणें यहां पर कहीं पर मिलेंगी, यहां पर कहीं जाकर के मिल रही हैं, इसका मतलब यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये मान लेते हैं ये ए है और ये ए डैश है, बस प्रतिबिंब बनकर के तैयार आपका, एकदम बिल्कुल सटीक और इसी तरीके का बनेगा आपका भाई, 2 नंबर पक्का हो गया, कहीं नहीं गया 2 नंबर। देखिए कैसे बनाया हूं, एक बार ध्यान से और समझ लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में साथियों जितने भी फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपको करा करके दूंगा। तो यहां पर कह रहा कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनाने की किरण आरेख खींचना था। तो सबसे पहली बात मैं ये जानता हूं कि उत्तल लेंस का जो होता है f1 और 2f1 जो होता है वो लेंस के बाईं तरफ होता है, और f2 और 2f2 दाहिनी ओर होता है। इसका मतलब इनमें से मुख्य फोकस कौन है, मुख्य फोकस तो f2 है भाई, और प्रथम फोकस ये है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या रखा था कि हम वस्तु को ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर रखने के बाद वस्तु को लेंस हमें आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना करके दे और आभासी प्रतिबिंब बना करके दे। तो उत्तल लेंस में एक ही मात्र केस होता है जिस केस में जो उत्तल लेंस होता है वो आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब देता है। वो केस कौन सा है, ध्यान समझिए। वो केस होता है अगर हम वस्तु को f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दें, वस्तु को ध्यान से समझिए, वस्तु को f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में अगर कहीं पर भी वस्तु को रख देंगे तो वह प्रतिबिंब जो होगा बनाएगा आभासी मतलब सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा और वस्तु की तरफ ही बनाएगा। क्या होगा, वस्तु की तरफ ही बनाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, आप ये बात यहां पर लिख सकते हैं, अतः वस्तु जो होगी, अतः वस्तु का जो प्रतिबिंब है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की ही तरफ आभासी तथा सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। बताइए आपको यह बातें समझ में आई या नहीं। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मैं अब करने चला हूं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए। क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर में 2025 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर 2026 में जरूर पूछा जाएगा। कह रहा है कि 2 प्रतिरोधक हैं, मतलब 2 प्रतिरोध हैं और प्रत्येक 10 ओम के, मतलब 2 प्रतिरोधक हैं। इसको लिख लेता हूं, हल 2 प्रतिरोधक 2 रखे हैं, इसका मतलब
दोनों प्रतिरोधकों का जो मान है वो 10 ओम है। इसका मतलब R1 और R2 जो हैं वो 10-10 ओम के हैं, क्योंकि यहां पर क्या रखा है कि दो प्रतिरोध जो हैं वो प्रत्येक 10 ओम के हैं, मतलब दो प्रतिरोधक हमें दे रखे हैं और जिनका मान 10-10 ओम है। उसके बाद क्या है, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़ देंगे अभी। और कह रहा है कि संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। जो संयोजन का सिरा है ना, उस पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा यानी क्यू की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे क्यू की मात्रा, देखिए अब यहां पर हम करेंगे। सबसे पहली बात, यहां पर कह रहा है कि 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। इसका मतलब V इक्वल टू बराबर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट ऐसे लिखिए या V लिख दीजिए। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब हमें कह रहा है कि प्रवाहित यानी प्रति सेकंड आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमें क्यू ज्ञात करना है। कैसे याद कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हमें दे रखा है कि R1 और R2 जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं हल। यहां पर लिख देंगे आप दिया है। क्योंकि ये सही बातें हमें दे रखा है, तो हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 1/में R इक्वल टू बराबर हो जाएगा 1/में R1 प्लस में 1/में R2, 1/में R2। अब हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/में R। ये बातें तो आपको पता होंगी भाई, ये बहुत आसान बातें, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कह रहा कि 1/में R, ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध वाला सूत्र है। तो 1/में R इक्वल टू बराबर हो जाएगा 1/में R1 प्लस में 1/में R2। R1 की वैल्यू दे रखी है 10, 1/में हो जाएगा 10 प्लस में 1/में हो जाएगा 10। 10 और 10 का एलसीएम लेंगे, 1/में हो जाएगा R इक्वल टू बराबर हो जाएगा एलसीएम 10। इस 10 से 10 में भाग देंगे, एक बार में जाएगा और एक का गुणा एक में करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां पर भी 1 ही होगा, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2, और 2 का गुणा R में करेंगे, यहां पर हो जाएगा 2R इक्वल टू बराबर है 10 के। इसका मतलब R इक्वल टू बराबर हो जाएगा 10/2, 2 का 2, 2 5 10। इसका मतलब R इक्वल टू बराबर निकल कर आया 5 ओम। हमें तो ये तुल्य प्रतिरोध निकल गया, इसका मतलब। लेकिन साथियों यहां पर एक गलती हो गई। गलती क्या हुई, देखिए यहां पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ऐसे यहां पर तिर्यक गुणा नहीं होती है। अच्छा, चाहे तो आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एक और अच्छा तरीका, और वो तरीका आप अगर लगाएंगे तो एग्जामिनर समझेगा हाँ भाई आप बहुत होशियार हैं। तो यहां पर तिर्यक गुणा हम ना करके हम कुछ इस तरीके करेंगे। हालांकि आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं, लेकिन मत करिएगा। कैसे, देखिए 1/में R यहां पर लिख दीजिएगा। अब 1 और 1 को 2 जोड़ दीजिएगा और 10 कर दीजिएगा, और यहां पर आप डायरेक्ट जब काट देंगे ना, अगर आप तिर्यक गुणा कर देते तो भाई बहुत लंबा तरीका हो जाता। यहां पर आप काट दीजिए, 2 का 2, 2 5 10, 1/5 हो गया। लेकिन अब क्या 1/5 R की वैल्यू की नहीं, अब इनको हम पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे। इसका मतलब R इक्वल टू बराबर निकल रहा है 5 ओम। आया तभी 5 ओम और तभी 5 ओम आता, लेकिन यह तरीका करिएगा, उस तिर्यक गुणा मत कीजिएगा। तो आपने दोनों तरफ पलट दिया, क्योंकि हमें R की वैल्यू चाहिए, तो R की वैल्यू करने के लिए हमें दोनों तरफ के पलट दिया। तो यहां पर R इक्वल टू निकल कर आया 5 ओम। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब यहां पर कह रहा है हमें R की वैल्यू निकल गई। अब प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, अब आवेश का सूत्र जो होता है वो Q इक्वल टू होता है I, ठीक है। लेकिन हमें तो भाई प्रति सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड, T बराबर निकल गया 1 सेकंड। हमें अगर कहीं से धारा I का मान ज्ञात हो जाए ना, तब तो काम बन सकता है। तो लगाते हैं सूत्र, I बराबर होता है V/में R के। ये सूत्र आप जानते हैं कि नहीं, क्या होता है, V बराबर होता है IR के। अगर I की वैल्यू कहां से निकालेंगे, I बराबर हो जाएगा V/में R के। इसका मतलब I इक्वल टू बराबर V की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या, हाँ दे रखी है 10/में R की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, 5 का 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब I इक्वल टू बराबर निकल कर आया 2 एम्पियर। I इक्वल टू निकल कर आया 2 एम्पियर। बताइए आपको यह बातें समझ में आई या नहीं। लेकिन अब भी तो दिक्कत है, अभी हमने तो आधारा का ही मान निकाला है, अभी हमने प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा कहाँ निकाला है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा Q इक्वल टू होता है I, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, I, ठीक है।
यहाँ पर हो गया आई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने Q इज इक्वल टू बराबर लिख दिया, आई की वैल्यू कितना है 2 और प्रति सेकंड कह रहा है, इसका मतलब 1, इसका मतलब Q इज इक्वल टू बराबर हो गया 2 कूलाम। दो गुलाम। बताइए आपको यह समझ में आया या नहीं। लेकिन अगर आपके बोर्ड पेपर में ऐसा कह दे गुलाम प्रति सेकंड, अगर ये भी ऑप्शन में आ जाए आपके गुलाम प्रति सेकंड, क्या आ जाए गुलाम प्रति सेकंड, अगर ऐसा आ जाए 2 गुलाम प्रति सेकंड, तभी आप इसको सही कर दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पेपर 2025 में ऐसा क्वेश्चन आया था और वहां पर कह दिया था 2 गुलाम प्रति सेकंड, तो ऑप्शन यही वाला सही होगा। बताइए आपको यह समझ में आया या नहीं। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो मैं अब करने जा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए कह रखा कि 2 प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम के हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं और संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। प्रति सेकंड आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बोर्ड पेपर 2025 में पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें दे रखा था कि 2 प्रतिरोध जिनकी वैल्यू सेम है, इसका मतलब R1 10 ओम और R2 10 ओम। बैटरी हमें दे रखी थी 10 वोल्ट की और हमें ज्ञात करना था आवेश का मान, यानी Q प्रति सेकंड आवेश की मात्रा। तो हमने समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाला, R इज इक्वल टू बराबर निकल कर आया 5 ओम। इसका मतलब हमने यहां से धारा का मान निकाला, क्योंकि अगर धारा का मान हमारे पास होगा आई ना, तभी हम निकाल सकते हैं Q का मान। तो हमने यहां से I बराबर हो गया B बटे में R की, I की वैल्यू निकल कर आ गई 2 एम्पियर। इसका मतलब Q बराबर होता है IT के, यहां पर मैंने वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। अगर आपको यह समझ में आ गया हो तो अब कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। इनको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये हमारे बोर्ड पेपर 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली भाई बोर्ड पेपर 2026 में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में, 23 में, 24 में और ये 25 में नहीं पूछा गया है। इसका मतलब बोर्ड पेपर 2026 में पक्का है आएगा। इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा मेरे कहने के नाते भाई। तो यहां पर देखिए क्या कह रखा है, निम्न चित्र में, मतलब इस चित्र में प्रतिरोध R1 बराबर 15 ओम और R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 30, R4 बराबर 5 ओम और R5 बराबर 20 ओम। वह बैटरी जो है वो 18 वोल्ट की है। यहां पर वाह भाई 2 बार लिखा गया है। वह बैटरी जो है वो 18 वोल्ट है। इस परिपथ के तुल्य प्रतिरोधकों का मान ज्ञात कीजिए और क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बात आप ये लिखेंगे, क्या आप लिखेंगे हल, डायरेक्ट आप लिखिए हल, क्योंकि ये बातें तो हमें दे रखी है। अब इसको लिखने से क्या फायदा दोबारा। तो हम यहां पर लिखेंगे कि यहां पर R1 और R2 और R3, सबसे पहले हमें कहा तुल्य प्रतिरोध निकालने की, तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना है। और अगर हम तुल्य प्रतिरोध पहले नहीं निकालेंगे तो हमें धारा का मान कैसे पता चलेगा भाई, पहले हमें तुल्य प्रतिरोध ही निकालना पड़ेगा। तो हमें कह रहा कि R1, R2 और R3 ये किस क्रम में है, और R4 और R5। सबसे पहली बात, यहां पर जो R1 है, R2 है और R3 है, ये तीनों तो भाई समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में कैसे हैं? अच्छा भाई, ये तो आपका पूछने का फर्ज बनता है कि समांतर क्रम में कैसे हैं। तो देखिए, समांतर क्रम में जो होता है, इस प्रकार के संयोजन में, यानी समांतर क्रम संयोजन में, प्रत्येक प्रतिरोध का को जो पहला सिरा होता है उसको उठा करके एक बिंदु पे और दूसरा सिरा जो होता है वो दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और वैसे ही किया गया, इसका मतलब ये समांतर क्रम में है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि यहां पर जो R1 है और R2 है और R3 है, क्या लिखूंगा, यहां R2 तथा R3 जो है समांतर क्रम में है। यहां पर क्या है, R1, R2 तथा R3 जो है वो समांतर क्रम में है। इसका मतलब अगर समांतर क्रम में है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/R इज इक्वल टू बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 और प्लस में 1/R3। हम यहां पर लगाएंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है 15 हो गया। 1/R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 ओम, 10 हो गया। और R3 की वैल्यू 1/R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 ओम। इसका मतलब यहां पर हो गया 30। तो यहां पर हो गया 1/R इज इक्वल टू बराबर हो गया, इन तीनों का एलसीएम लिया, कितना हो गया, तीनों का एलसीएम ले गया हो 30 हो गया।
10, 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 30 हो गया। अब 15 से 30 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 2, और 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 1। 10 से 30 में भाग देंगे 2, 3 बार में जाएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 30 का 30 में 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में किया कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब 1/r इज इक्वल टू बराबर हो गया 6/30। अब 6 का नम 6, 6 5 30, 5 बार में गया, 1/5 आ गया। अगर यहां से r की वैल्यू पूछ ले तो यहां पर कितना आ जाएगा? 5 ओम आ जाएगा। अच्छा, इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां पर R1, R2 और R3 जो हैं वह किस क्रम में है, ये बातें आपको पता लग गई। अब यहां पर क्या करेंगे आप? अब यहां पर लिखेंगे आप यहां पर फिर यानी R4 और R5 जो हैं यह किस क्रम में हैं। तो यहां पर लिखेंगे यहां भी, यहां जो R4 तथा R5 जो हैं यह भी दोनों समांतर क्रम में हैं। ठीक है, समांतर क्रम में है तो इनको भी समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 1/r डैश इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 1/में R4 की वैल्यू कितनी है? R4 की वैल्यू में कितने रखे? 5 ओम, तो यहां पर हो गया 5। और 1/में R5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? जल्दी बताइए। 1/में R5 की वैल्यू 20 दे रखी है। 20 और 5 का एलसीएम ले कितना हो गया? R डैश इज इक्वल टू बराबर निकल कर आया 20। अब 5 से 20 में भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा, और 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और प्लस में हो गया। अब 20 का 20 में भाग दे कितनी बार गया? एक बार में, और 1 का गुणा 1 में किया कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब 4 और 1 को जुड़ा कितना हो गया? 5 हो गया। 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब 1/में R डैश इज इक्वल टू 5/20, और 20 5 का नम 5, 5 चौक 20। अगर यहां से मैं R डैश की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा? 4 ओम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बताइए आपको समझ में आया या नहीं? अब क्या करेंगे? अब बात आती है कि इसका टोटल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्या होगा तुल्य प्रतिरोध? अब यहां पर जो प्राप्त R तथा R डैश हैं वह किस क्रम में हैं? तो यहां पर मैं लिखूंगा जो प्राप्त 5 ओम व 4 ओम, 4 ओम जो है वो श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। कैसे है ये बताता हूं। श्रेणी क्रम में है। देखिए, जब मैंने इन तीनों को उठा करके समांतर क्रम में जोड़ दिया तो ये कुछ इस तरीके का प्रतिरोध नहीं बन जाएगा? ये कुछ इस तरीके का प्रतिरोध नहीं बन जाएगा? हाँ, इसका मतलब यह कितना है? 5 ओम का है। और जब इन दोनों को मैंने उठा करके समांतर क्रम में जोड़ दिया तो ये प्रतिरोध जो होगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसका मतलब ये 4 ओम हो गया। इसका मतलब ये 4 ओम और जो 5 ओम है ना वो सीधे सीधे जुड़ गए हैं, क्योंकि इसको अगर मैं दोनों सिरों को पकड़ को फैलाऊं, ये देखिए कुछ इस तरीके गया है और इससे जुड़ गया है। अगर इन दोनों का सिरा का पकड़ाऊं और पकड़ करके अगर खींच दूं ऐसे तो ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। तो यहां पर लिख दूंगा R इज इक्वल टू, यहां पर आप चाहें तो R डैश मत लिखिए, नहीं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? RS। तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया? तो RS इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा 5 ओम प्लस में 4 ओम। तो यहां पर R इज इक्वल टू बराबर हो गया 9 ओम के। कितना हो गया? 9 ओम। यह क्या है? यह तुल्य प्रतिरोध है। यह तुल्य प्रतिरोध है। लेकिन अब कह रहा है कि इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तो हमने निकाल दिया, 9 ओम निकल कर क्या गया। अब कह रहा है कि प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना करना है। विद्युत धारा की गणना कैसे कर सकते हैं? I की वैल्यू हमें कहां से निकाल लेंगे? I का मान प्राप्त करने के लिए, I का मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मतलब धारा का मान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? I बराबर होता है V/R के। V/R के। V क्या है? V है विभवांतर, यानी बैटरी का हमें कितना दे रखा है? वोल्ट। इसका मतलब V इज इक्वल टू बराबर हमें कितना दे रखा है? 18 वोल्ट। यहां पर क्या हो जाएगा? 18। उसके बाद R जो होता है ये तुल्य प्रतिरोध है, कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब I इज इक्वल टू बराबर आ गए निकल गए 2 एम्पियर। बताइए आपको समझ में आया? 9 क्रम 9 9 दूनी 18।
अच्छा, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सहज है, बस इसमें लंबा थोड़ा लग रहा है सॉल्व करने में, लेकिन ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो बताइए, क्योंकि ये बहुत आसान है भाई। देखिए मैंने कैसे कहा है, हमें दे रखा था R1 R2 और R3 ये समांतर क्रम में है, वैल्यू रखा, सॉल्व करते 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 R की वैल्यू निकल कर आई 5 ओम। ठीक है, इनका जो है तुल्य प्रतिरोध कितना निकल कर आया 5 ओम। लेकिन यहाँ पर R4 और R5 जो है ये भी समांतर क्रम में, इसका मतलब R डैश इक्वल टू 4 ओम निकल कर आया। यहाँ पर R डैश और जो R डैश है, मतलब यहाँ पर R और R डैश जो है ये श्रेणी क्रम में है, इन दोनों को जोड़ा, तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ गया, परिपथ का टोटल तुल्य प्रतिरोध निकल कर आया 9 ओम। यह तुल्य प्रतिरोध है। हमें धारा का मान निकालना था, धारा का मान निकालने के लिए I इक्वल टू होता है V बटे में R के, जहां पर V जो है वो वोल्ट है बैटरी का, और यहाँ पर R जो है वो तुल्य प्रतिरोध। इसका मतलब I इक्वल टू V बटे में R के, वैल्यू पुट की, I इक्वल टू निकल गया 2 एम्पियर। बताइए आपको यह समझ में आया या नहीं? ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अब हम करने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर के लिए। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का होने के साथ साथ ये बोर्ड पेपर 2016 में, 22 में, 23 में, 24 में और 25 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को पहले देखिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को चित्र लिख करके और बना करके उसको हमें समझाना है। मतलब ये हमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है उसको चित्र बना करके लिखना है और हमें समझाना भी है। देखिए अब यहां पर आपको दिख रहा है कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और 16 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, और ये क्वेश्चन भाई 2024 में भाई 5 सेटों में पूछा गया था, 5 सेट में, और बोर्ड पेपर 2025 में 3 सेटों में पूछा गया था। सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पेपर 2026 के लिए। तो देखते हैं इसको एकदम डिटेल के साथ, और आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। मैं 2 चित्र यहां पर बनाकर लेकर आया हूं। अगर जिसको ये चित्र बनाना आता है, अगर जिसको ये हाथ वाला चित्र नहीं बनाना आता है, वो ये बना सकता है, काम चल जाएगा। इसलिए 2 ऑप्शन लेकर के आया हूं आपके लिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। इस नियम के अनुसार, जो फ्लेमिंग का नियम है, इस नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ, ये हमारा क्या है, ये हमारा बाएं हाथ है, और इस बाएं हाथ के हमें अंगूठे के जो पास वाली दोनों उंगलियां कौन है, ये उंगली और ये उंगली, मतलब अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को हमें इस प्रकार फैलाना है ना कि तीनों आपस में लंबवत हो, मतलब तीनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो। कैसे फैलाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके का फैलाएंगे, इस तरीके का दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके का। तो यहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही कह रहा है कि अगर हम इस नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कह रहा है, उसी नियम के अनुसार बता रहा हूं। अगर हम अपने अंगूठे के पास वाली दोनों उंगली, यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार हमें फैलाना है कि तीनों आपस में लंबवत, देखिए ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, और ये क्या है, इसके लंबवत है, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यही नियम ये कह रहा है कि अंगूठे के पास वाली, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस अंगूठे के नियम से अगर मैं आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर 2026 में जरूर बनेगा, क्योंकि ये नियम मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझा रहा हूं आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, अंगूठे के दोनों पास वाली उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इस प्रकार हमें फैला देना है कि तीनों आपस में लंबवत हों। तब अंगूठा जो होगा वो चालक तार पर लगने वाले बल यानी फोर्स को बताएगा। तर्जनी जो होगी, ये वाली उंगली क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा जो होगी वो चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगी। आपको यह बातें समझ में आई या नहीं? क्या कह रहा है कि अगर हमें अंगूठे के पास वाली दोनों उंगली, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हों, तब अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। मध्यमा नहीं साथियों, तर्जनी जो होगी वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और जो मध्यमा होगी वह चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को बताएगी। इसका मतलब अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, ये जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये कौन सी है, ये तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और मध्यमा जो होगी वो चालक तार में बहने वाले धारा की दिशा को बताएगी। बस इतनी बातें हैं। तो यहां पर लिखा क्या गया है उसको पढ़ करके बता देता हूं। जो मैंने अभी मुंह से बोल करके बताया वही बातें यहां पर लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। जो मैंने मुख से बोल करके बताया वही बातें यहां पर लिखी हैं। क्या कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ, मेरा क्या है, बाएं हाथ है, बाएं हाथ को इस प्रकार के, मतलब बाएं हाथ की जो अंगूठा है और उसके पास वाली जो दोनों उंगली हैं, क्या है, दोनों उंगलियां, अंगूठे के पास में क्या है, एक उंगली है, ये उंगली है। तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। देखिए
ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये मध्यमा है। अच्छा, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो और इस स्थिति में यदि तर्जनी, तर्जनी कौन अंगुली होती है? ये वाली अंगुली होती है तर्जनी। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तथा मध्यमा जो है ये हमारी मध्यमा, ये वाली मध्यमा, ये क्या है? अगर मध्यमा जो है धारा की दिशा को बताए, यानी धारा आई की दिशा को बताए। उसके बाद क्या है? तो मतलब यहां पर कह रहा है ये कि अगर हमारा जो है ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, मध्यमा धारा की दिशा को प्रवाहित, मतलब धारा की दिशा को बताए, तो यहां पर जो होगा, यहां पर आरा आई जो है वो धारा की दिशा को प्रवाहित करे। तो अंगूठा जो होगा हमारा, अंगूठा ये क्या है? ये हमारा अंगूठा, ये तर्जनी है, ये मध्यमा। मतलब अंगूठा जो होगा इस स्थिति में, अंगूठा जो होगा वो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बस इतनी बातें कहा गया है यहाँ पर। एक बार मैं इसको पढ़ करके ध्यान से आपको समझा देता हूं। मैंने साथियों आपको 3 बार समझाने जा रहा हूं, ठीक है? तो कह रहा है इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब इस स्थिति में यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को तथा मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा को प्रवाहित करे, तो अंगूठा जो होगा वो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रवाहित करता है या फिर प्रदर्शित करता है। बताइए आपको यह बातें समझ में आई या नहीं? तब यहां पर जो अंगूठा होगा वो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आप चाहे बोर्ड में अगर ये चित्र बना देंगे तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये बनाने का मन नहीं कह रहा तो आप ये बना सकते हैं। यानी दोनों में से एक कोई बता दीजिएगा और यहां पर लिख दीजिएगा जो हमारा ये क्या है? ये अंगूठा है, ये क्या है? बल की दिशा को बता रहा है। ये हमारी तर्जनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। ये हमारी मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को बता रही है। यहां पर मैंने अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा बना दिया है। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बचे हुए क्वेश्चन को अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। लेकिन भाई अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक बेहतरीन सी क्लास में।